क्या कहते हैं कि वैल्यूज जो थी, कंडीशन जो थी फॉर मैक्सिमा और मिनिमा का जो केस था वो रिवर्स होके आ रहा था। यानी कि जो हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंडीशन पढ़ी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमा, डार्क फ्रिंज मिनिमा, तो उसका रिवर्स केस हमें सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखने को मिला। दूसरा, मैं दोबारा ये चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो इंटरफेरेंस पैटर्न है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेव दो स्लिट से आ रही हैं, यानी कि यू हैव टू कोहेरेंट सोर्सेज जहां से वेव ट्रेवल करके आ रही हैं, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही हैं और आपको पैटर्न मिल रहा है। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो वेव्स हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट, यानी सेम वेव फ्रंट की डिफरेंट पॉइंट्स यानी लोकस ऑफ पॉइंट से एनर्जीज आ रही हैं, वो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही हैं, वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं और आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियरली आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न। जिस तरीके से कल लिखवाया था डिफ्रैक्शन पैटर्न में उसी तरीके से सिमिलर आते हैं। उसी के आगे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं, तो आज कंटिन्यू करेंगे उसके आगे। विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, हमने देखा था कि जब हम पैटर्न निकाल रहे थे, शो कर रहे थे, वो सेंटर पे जो हमें मिला था वो सेंट्रल मैक्सिमम मिला था ओ पे। ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, उसके बाद इंटेंसिटी कम हुई। तो ये जो सेंटर है इसकी सेंट्रल विथ हम यहाँ पे निकालेंगे, यानी सेंट्रल या विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो टुडेज टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इज विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विथ आपको कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए आप लिखिए द विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा the width of central maxima is the distance between is the distance between is the distance between first secondary minima is the distance between first secondary minima is the distance between first secondary minima on either side of O। अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, ये भी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस आपके क्या हो जाएंगे, विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगी। तो लेट से आपने डायग्राम याद होगा, हमने पी पॉइंट पे एक पोजीशन लेट ली थी और सेंटर से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स। ठीक है, सो लेट हम कर लेते हैं कि इसके बाद ओपी जो है हमारे पास क्या है, एक्स है। और आपको याद होगा कि जो साइन थीटा हमने निकाला था वो क्या बस निकाला था आपने, लैम्डा बाय डी निकाला था। क्या निकाला था, लैम्डा बाय डी आपने कैलकुलेट किया था। क्या कैलकुलेट किया था, पाथ डिफरेंस, है ना। पाथ डिफरेंस के बेस के फॉर्मूले पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया था आपका, लैम्डा बाय डी आपकी वैल्यू आ गई। अब इसके आगे कंटिन्यू करके लिखेंगे इफ, इसके आगे कंटिन्यू करके लिखेंगे इफ एफ स्मॉल एफ, इफ स्मॉल एफ, if small f is the focal length of length L2, if small f is the focal length of length L2 which is held very close to, which is held very close to the slit, which is held very close to slit, then f is equal to क्या हो जाएगा, d के बराबर। जैसे कि आपने देखा होगा ये स्लिट है और यहाँ पे लेंस है, तो अगर आप लेंस को काफी क्लोज रख दो और ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन से ये जो फोकस हो गया, ये पॉइंट फोकस हो गया जिससे रेज यहाँ पे आ रही हैं, तो ये जो डिस्टेंस d है और f है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। d और f क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, d और f क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप OP की बात करो, ये O है और ये P है जिसका डिस्टेंस x है,
और ये यहाँ पे एक एंगल थीटा बना रहा है, तो हमें क्या निकालना है, ये और इसकी वैल्यू निकालनी है टोटल, है ना। तो यानी 2x की वैल्यू आप निकाल दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, यानी एंगल बहुत स्मॉल है, ठीक है, थीटा जो है वो काफी स्मॉल है, तो जो एंगल हमारा साइन थीटा फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा के लिए आपने फॉर्मूला क्या निकाला, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स बाय सॉरी लैम्डा बाय टी, और यहाँ पे जो थीटा है वो सिमिलर हो गया थीटा 1 के, एंड यहाँ से अगर थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, यानी टेन थीटा आप लगा सकते हो एक्स बाय डी, सॉरी कैपिटल डी, एक्स बाय डी कैपिटल डी, ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये लेंथ हो गया और ये आर हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर एक्स हो गया, बेस आपका थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ से आप कह सकते हो कि जो थीटा है वो लैम्डा बाय डी के बराबर हो गया, विच इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप कह सकते हो x बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा डी बाय डी, ये क्या आई, अपर पार्ट की, पर अगर सेंट्रल विड्थ का हो तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अगर आप निकालोगे तो वो किसके बराबर होगी, 2x के, अब 2x के बराबर हो जाएगी, तो 2 इंटू में x क्या है आपका, लैम्डा डी बाई डी, यानी ये क्या आ गया, 2 लैम्डा डी बाय डी, ये क्या आ गया आपका, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या आ गया, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आ गया, जो आपने कैलकुलेट किया। क्लियर है बात ये, क्लियर है सभी को, इसको नोट कर लो, ये डायग्राम के बेस पे मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से निकाला है, और इसको नोट कर लीजिए। डन, यस सर। सोनिया, रचित, दिव्यांशु, डन सर। नेक्स्ट है, नोट डाल के लिखो, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब एंगुलर विड्थ का मतलब एंगल हो गया, तो ये होता है आपका 2 थीटा के बराबर, ये क्या होता है, 2 थीटा के बराबर, और थीटा किसके बराबर है आपका, लैम्डा बाय डी के, थीटा किसके बराबर है, लैम्डा बाय डी के,
थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बाय डी। तो आपका एंगुलर विड्थ क्या आ गया, 2 लैम्डा बाय डी। ठीक है, ये क्या आ गया, एंगुलर विड्थ आ गया आपका। डन। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। टॉपिक डालिए, डिफरेंस इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफरेंस इन डिफ्रैक्शन पैटर्न at single slit due to monochromatic light and white light. Difference in diffraction pattern at single slit due to monochromatic light and white light. यानी कि अगर आप डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन कर रहे हैं और जो लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं अगर वो मोनोक्रोमेटिक है या वाइट लाइट है, तो दोनों में डिफरेंस क्या मिलेगा आपको। देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल फ्रिक्वेंसी लाइट, यानी कि जिसकी सिंगल फ्रिक्वेंसी। अब सिंगल फ्रिक्वेंसी होने का मतलब है कि सिंगल कलर होना, या तो रेड होगा, वाइट होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा। ठीक है, इस तरीके से। व्हाइट लाइट अगर हम बात करते हैं तो व्हाइट लाइट बेसिकली होती है सनलाइट, जिसे हम सनलाइट कहते हैं, वो व्हाइट लाइट होती है कॉम्बिनेशन ऑफ विब्ग्योर कलर। तो वो लाइट अगर आप करोगे तो उसमें कॉम्बिनेशन है। तो अब होगा क्या कि जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं और डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन कर रहे हैं, तो जिस फ्रिक्वेंसी की लाइट को आप इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो आपको जो पैटर्न है, डिफ्रैक्शन पैटर्न है, वो सेम उसी कलर का मिलता है। ठीक है, बट जो क्या कहते हैं कि अगर वाइट लाइट होती है तो वाइट लाइट में क्या होता है कि अब सभी कलर का मिक्सचर है। तो वाइट कलर का अगर मिक्सचर है तो वाइट कलर के मिक्सचर में क्या होता है कि व्हाइट कलर के मिक्सचर में क्या होता है कि यहाँ पे सभी कलर मिक्सचर है। तो जब वो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा तो सेंट्रल तो क्या होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है सेंट्रल फ्रिंज की, है ना। सेंटर पे जो मिल रहा है, सेंटर पे जो मिल रहा है वो क्या हो रही है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी है, क्योंकि वहाँ पे सारी आके कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे में वहाँ पे जो इंटेंसिटी मैक्सिमम है और आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आपको क्या मिलेगी, वाइट कलर की मिलेगी। बट उसके बाद जो बाकी इंटेंसिटीज होंगी वो डिफरेंट कलर की आपको मिलेगी, यानी कि जो बाकी इंटेंसिटीज हैं ये जो है, ये सारी वैल्यूज आपको डिफरेंट कलर की मिलेंगी, यानी कि अलग अलग कलर की मिल सकती। क्लियर। तो व्हाइट लाइट जब आप यूज करोगे तो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन इन डिफरेंट कलर, और मोनोक्रोमेटिक लाइट इफ यू यूज देन यू विल गेट द पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, when source of light is monochromatic, when source of light is monochromatic, when source of light is monochromatic, the diffraction pattern, when source of light is monochromatic, the diffraction pattern, when source of light is monochromatic, the diffraction pattern consists of, when source of light is monochromatic, the diffraction pattern consists of alternate bright and dark band,
alternate bright and dark band of unequal widths of unequal widths of unequal widths. The central fringe has maximum intensity. The central fringe has maximum intensity. नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, when source is emitting white light, when source is emitting white light, the diffraction pattern is colored. When source is emitting white light, the diffraction pattern is colored. The central maxima, the diffraction pattern is colored. The central maxima is white, but other bands are colored. The central maxima is white, but other bands are colored. As bandwidth proportional to lambda, as bandwidth proportional to lambda, as bandwidth proportional to lambda, therefore red band with higher wavelength, therefore red band with higher wavelength is wider, higher wavelength is wider than the violet band, than the violet band. क्योंकि जो बैंड विथ है वो वेवलेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, और रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है सबसे, इसलिए उसकी विथ भी सबसे ज़्यादा होगी, और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए उसकी विथ भी सबसे कम होगी। ठीक है, यानी कि आपको रेड कलर ज़्यादा पोर्शन में दिखेगा और ब्लू कलर वॉयलेट कलर क्या है, कम पोर्शन में दिखेगा। दैट इज डिफरेंस बिटवीन when we use monochromatic light and white light for diffraction pattern. Is it clear? Divyanshu, Rachit, Sonia? Yes, sir. Divyanshu? Okay, next topic is Fresnel's distance. फ्रेशनल डिस्टेंस। अब फ्रेशनल डिस्टेंस क्या होता है? देखो, फ्रेशनल डिस्टेंस जो बेसिकली है, जब हम देखते हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न हो रहा है तो ये लाइट आ रही है, तो ये लाइट बेंड होती है, पर ये बेंड होने से पहले कुछ पाथ स्ट्रेट चलती है, उसके बाद बेंड होती है। ठीक है, यानी कितना पाथ उसने क्या करा, स्ट्रेट चला। तो ये जो इतना पाथ आफ्टर ऑब्स्टेकल ये जो इतना पाथ स्ट्रेट चलने के बाद बेंड हो रही है, तो ये जो पाथ स्ट्रेट चला इसको हम फ्रेशनल डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि तुरंत बैंडेशन नहीं होता है, कुछ पाथ ट्रेवल करके बैंड होता है। तो जितना पाथ उसने ट्रेवल किया आफ्टर ऑब्स्टेकल स्ट्रेट लाइन में, उसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रेशनल डिस्टेंस कह रहे हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ बीम, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ बीम, it is the minimum distance of a beam of light, it is the minimum distance of a beam of light can travel, of a beam of light can travel before its deviation, before its deviation from straight line path, from straight line path become significant, become significant। इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, कोई डेरिवेशन नहीं है। इसका आपको फॉर्मूला जो याद रखना है वो है, फ्रेशनल डिस्टेंस जो होता है वो d² होता है। ठीक है, ये फ्रेशनल डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा।
नेक्स्ट होमवर्क है आपके लिए, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये होमवर्क है आपका। मिनिमम 4 डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। होमवर्क इज, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये होमवर्क है आप लोगों का। अगेन याद दिला देता हूँ, संडे को चैप्टर 6 और 7 का टेस्ट है, भूले ना, और सबको देना है। ये नहीं कि प्रिपरेशन नहीं हुई, टाइम नहीं मिला, कहीं जाना था, ये सब बहाने आप छोड़ दो, थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दीजिए। जो वीडियोस इन वीडियोस को बाद में देख रहे हैं उनके लिए भी ये है, और टेस्ट देना कंपलसरी है, टेस्ट जरूर दें। तो होमवर्क लिख लिया, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। यहाँ तक कोई डाउट? रचित, सोनिया, दिव्यांशु? इस बार नंबर सही आने चाहिए दिव्यांशु और रचित, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक, रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर बेसिकली इंस्ट्रूमेंट के बारे में है, हम इंस्ट्रूमेंट का देख के करेंगे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द पावर ऑफ और एबिलिटी। डेफिनेशन लिखें। नहीं दिव्यांशु, एक बार आप मेरे को मैसेज कर देना, मेरे को ध्यान दिला देना, मैं ध्यान से उतर गया मेरे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, resolving power of an optical instrument is the power or ability, resolving power of an optical instrument is the power or ability of the instrument to produce distinctly separate images of two close objects. अब रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है? रिजॉल्विंग पावर एक तरीके से एबिलिटी है इंस्ट्रूमेंट की। क्या एबिलिटी है, क्या क्षमता है? लेट्स से कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और हमें वो एक दिख रहा है, ठीक है? हमें वो क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है। या मान लो हम ऊपर स्टार्स को देख रहे हैं और हमें एक ही स्टार दिख रहा है, बट आपने कोई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया और आपने जब उससे उसको देखा तो आपको दिखने लग गए दो स्टार दिख रहे हैं, या दो कोई प्लैनेट दिखने लग गए साथ में, ठीक है? तो दो स्टार जब आपको दिख रहे हैं तो आपका क्या देखा कि आपके इंस्ट्रूमेंट ने उस एक स्टार जो आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा था उसकी दो इमेज, सेपरेट इमेज बना के दिखा दी। तो ये क्या हुई? एबिलिटी हुई। किसकी एबिलिटी हुई? इंस्ट्रूमेंट की। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है, किसी साथ में रखे, बहुत क्लोज रखे ऑब्जेक्ट की एक सेपरेट इमेज, दो सेपरेट इमेज बना देना, बहुत ही क्लियरली सेपरेट इमेज बना देना, बनाने की एबिलिटी को, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी को हम क्या कह दे रहे हैं? रिजॉल्विंग पावर। क्लियर है? क्लियर है सोनिया, रचित, दिव्यांशु? तो एक एबिलिटी है ये, ठीक है? इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, नेक्स्ट, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लिखेंगे, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, द मिनिमम डिस्टेंस between two objects which can just be seen, the minimum distance between two objects which can just be seen as separate by the optical instrument, the minimum distance between two objects which can just be seen as separate by the ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इसका मतलब क्या है?
हमने बात करी कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है कि कोई दो साथ में रखे ऑब्जेक्ट की क्लियरली सेपरेट इमेज बना के दिखा देगा, ये एबिलिटी है। बट हर एक इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी अलग अलग होती है ना। आप तो तब कम पावर वाला अगर लेंस यूज करोगे तो इन सब की जो यूज है, आप ज्यादा दूर वाली चीजों को नहीं देख सकते, पास वाली चीजों को तो देख लोगे। ठीक है, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी अलग अलग है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये बताता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट जिसकी वो सेपरेट इमेज बना रहा है कि उसकी उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है। तो ये कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन में क्या बता रहा था कि दो सेपरेट इमेज रखिए, तो जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर है तो एक कोई इंस्ट्रूमेंट है वो उन्हीं ऑब्जेक्ट की इमेज दिखा सकता है, जिन सेपरेट इमेज दिखा सकता है जिनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। तो अब इसकी 2 सेंटीमीटर है, इन ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूँ उसके लिए मिनिमम चाहिए 3 सेंटीमीटर, अगर इससे कम हुआ तो वो नहीं सेपरेट शो कर पाएगा। तो मतलब 2 सेंटीमीटर के लिए इमेज नहीं दिखा पा रहा। यही अगर 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होता तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इनकी सेपरेट क्लियरली इमेज दिखा पाता। तो बेसिकली लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या हुआ, एक मिनिमम डिस्टेंस हुआ ऑब्जेक्ट के बीच में कि इतना तो रहना चाहिए, तभी वो क्लियरली सेपरेट इमेज दिखा पाएगा। अगर इससे कम हुआ तो वो सेपरेट इमेज शो नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन समझ में आया? सोनिया, रचित, दिव्यांशु? ओके, नेक्स्ट लिखेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अब दो इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, एक माइक्रोस्कोप एक टेलीस्कोप। तो लिखेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इसमें लिखिए the ability of microscope to show the separate images, the ability of microscope to show the separate images of 2 point objects lying close to each other, lying close to each other. नेक्स्ट लाइन में लिखिए the limit of resolution of microscope, the limit of resolution of microscope is measured by the limit of resolution of microscope is measured by the minimum distance d, small d से डिनोट करेंगे। The limit of resolution of microscope is measured by the minimum distance d, small d, between two point objects whose images in the microscope whose images in the microscope are just seen as separate, are just seen as separate. Are just seen as separate. The value of d depends, next line में लिखेंगे the value of d depends first, the value of d depends wavelength of light, and second inversely proportional to the cone angle of light rays, cone angle of light rays rays from one object entering microscope, तो अगर देखें तो क्या हुआ, इट मीन्स
d प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ अपॉन में 2 थीटा। अभी 2 थीटा कैसे है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और कौन एंगल क्या होगा कि मान लो ये लेंस हुआ, तो एक ये ऑब्जेक्ट है, इससे रे आई और ये सेंटर, ये रे चली गई, तो कौन एंगल क्या हो गया, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो टोटल एंगल कितना हो गया 2 थीटा। ठीक है, तो डिपेंडेंट ऑन 2 थीटा, जो कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे इक्वल टू लगाओगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा बाय 2 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। ये क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या आ गया आपका, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कैसे, स्टार पॉइंट डाल के या डॉट डाल के लिखेंगे। इफ मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, if medium between object and objective lens of microscope is a transparent medium, is a is a transparent medium is a transparent medium of refractive index mu of refractive index mu of refractive index mu। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देन d इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 म्यू साइन थीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा, अगर इसके बीच का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 म्यू साइन थीटा। क्लियर है बात यहाँ तक। और जो रिजॉल्विंग पावर होता है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, रिजॉल्विंग पावर जो होता है, यानी कि इसी को लिख लो, रिजॉल्विंग पावर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है 1 अपॉन डी के, यानी कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है 1 अपॉन डी होता है। पावर ऑफ रिजॉल्विंग पावर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डी, यानी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, आगे कंटिन्यू करेंगे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। सॉरी, नेक्स्ट लिखिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप के बारे में लिखो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक, द एबिलिटी ऑफ टेलीस्कोप टू शो, द एबिलिटी ऑफ टेलीस्कोप टू शो sep the ability of telescope to show separate images of 2 point objects lying close to each other, lying close to each other, lying close to each other। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, the limit of resolution of telescope, the limit of resolution of telescope, the limit of resolution of telescope is measured by the angle d theta, is measured by the angle d theta, is measured by the angle d theta subtended at its objective length, subtended at its objective length,
subtended at its objective lens by those two distinct objects ब्रैकेट में कर देंगे say stars by those two distinct objects ब्रैकेट में कर दो say stars whose images the telescope are just seen as separate नेक्स्ट लाइन में लिखो the value of d theta depends ये जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे d थीटा हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अपर्चर क्या आ जाएगा अपर्चर ठीक है यहाँ पे क्या आ जाएगा अपर्चर और कह सकते हो डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव अपर्चर ऑफ लेंस कह लो अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक है इट मींस डी थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन में डी अपर्चर का डिस्टेंस को हम क्या ले रहे हैं डी प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे कांस्टेंट आ जाएगा 1.22 लैम्डा बाय डी 1.22 लैम्डा बाय डी ठीक है इसके बाद रिजॉल्विंग पावर लिख लेंगे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डी थीटा के यानी कि इज इक्वल टू डी थीटा 1 में डी थीटा ठीक है तो यानी कि क्या हो सकता है 1 में डी थीटा यानी कि डी बाय 1.22 लैम्डा ये क्या आ गया रिजॉल्विंग पावर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया रिजॉल्विंग पावर क्या होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है दो ही का पूछ सकता है एक टेलीस्कोप का पूछ सकता है और एक माइक्रोस्कोप का पूछ सकता है उसका हमने पूछ लिया है कर लिया है अब आ जाते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट के ऊपर तो पोलराइजेशन को समझने से पहले हम जरा लाइट के बारे में समझ लेते हैं लाइट जो होती है जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसमें जो उसके पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते हैं क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं तो जब लाइट वाइब्रेट करते हैं तो उसकी कुछ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स या वाइब्रेशन पार्टिकल वेक्टर्स बनते हैं इस फॉर्म में यानी इस तरीके से वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं हर डायरेक्शन में ठीक है तो जो पार्टिकल्स होता है वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होता है अब इसमें दो तरीके की लाइट होगी पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट तो ये जो है ये अनपोलराइज्ड लाइट है अगर इसकी इस वेक्टर को ये जो वाइब्रेटिंग वेक्टर्स हैं इन वेक्टर्स को लाइट वेक्टर्स जो हैं इन वेक्टर्स को अगर आपने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिमिट कर दिया मतलब इन सभी को एक तरीके से फिल्टर कर दिया अब जो लाइट आ रही है वो सिर्फ ये वाली आ रही है बाकी वाले पोर्शन क्या हो गए लिमिट कर दिया हटा दिया छाट दिया फिल्टर कर दिया ये सब हो गया तो ये जो हो गई ये क्या होगी एक तरीके से पोलराइज्ड होगी आपने क्या कर दिया पोलराइजेशन कर दिया यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर पोलर में आपने इसको डिफाइन कर दिया है दैट इज पोलराइजेशन और ये हो गई अनपोलराइज्ड लाइट ठीक है समझ गए तो इसको हम पोलराइज करने के कई तरीके होते हैं ठीक है इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो कभी जैसे अभी कार में जा रहे हो या फिर आप बाइक स्कूटी चला रहे हो हेलमेट पहन के तो सामने से जब लाइट पड़ती है तो आप देखते हो कि हेलमेट जब पहना होता है तो लाइट काफी आपको तरीके ना चौंकाने क्या कहते हैं उसको
चौंधियाना कहते हैं ना, कि काफी सारी लाइट वेक्टर्स आपको दिखेंगी हर डायरेक्शन में जाती हुई, ठीक है। वही अगर आप कार में बैठे हो तो आपको नहीं दिखेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कार के ग्लास होते हैं वो पोलराइज्ड ग्लास होते हैं, तो जब लाइट अंदर आती है तो उसको पोलराइज करके लाइट अंदर भेजती है। तो क्या होता है कि जब ये लाइट इस तरीके की होती है तो ग्लास बीच में, मान लो कि विंडशील्ड जो होती है कार की, उसमें से जब लाइट पास होती है तो वो इसमें से इसमें कन्वर्ट हो जाती है, यानी पोलराइज। इससे क्या होता है कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ लाइट की इंटेंसिटी कम है, जिसकी वजह से लाइट के वेक्टर आंखों में या लाइट आंखों में कम चुभती है और आपको क्लियरली सामने दिखता है। वही अगर आप हेलमेट देखो, गॉगल हेलमेट होते हैं, उनके जो ग्लास होते हैं उनमें नहीं होता है ऐसा, तो आपको आगे का दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत सीधा आंखों में पड़ती है और आपको आगे का दिखना बंद हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल डेली लाइफ से। तो इसलिए ज़्यादातर जो कार की जो ग्लासेस होते हैं, ट्रक की ग्लासेस होते हैं, वो पोलराइज्ड होते हैं, क्योंकि उनकी आँख सीधा मतलब उनकी लाइट जो है वो सीधा आँख पे पड़ सकती है। तो इसलिए उसको बचने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए जो ग्लास लगाए जाते हैं वो पोलराइज्ड ग्लास लगाए जाते हैं, ठीक है। तो टॉपिक डालेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो लिखिए द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्शन। Polarization of light, the phenomena of restriction, vibration of light, the phenomena of restriction of vibration of light, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर। वाइब्रेशन ऑफ लाइट ब्रैकेट में लिख लीजिए इलेक्ट्रिक वेक्टर, ब्रैकेट क्लोज, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, in a particular direction, comma, in a particular direction, comma, perpendicular to the direction of wave motion, perpendicular to the direction of wave motion, perpendicular to the direction of wave motion is called polarization of light, is called polarization of light. ठीक है, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए द इमर्जेंट लाइट, द इमर्जेंट लाइट from the crystal, the emergent light from the crystal which contains vibration only, the emergent light from the crystal which contains vibration only in one direction, in one direction is called, is called plane polarized light. The emergent light from the crystal which contains vibrations only in one direction इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। यानी कि आप जब वाइब्रेट पोलराइज कर दे रहे हो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसको हम क्या कह दे रहे हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट कह दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए लॉ ऑफ मॉलस। लास्ट टॉपिक आज कर लेते हैं। या लॉ, इससे करने से पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में ही करवा देंगे, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। एक टर्म होता है पोलराइजर। ठीक है, पोलराइजर बेसिकली इंस्ट्रूमेंट, एक होगा पोलराइजर, एक होगा एनालाइजर। ठीक है, पोलराइजर और एनालाइजर में क्या डिफरेंस है? पोलराइजर और एनालाइजर में ये डिफरेंस है कि पोलराइजर जो होता है वो फर्स्ट टाइम यूज किया जाता है। जैसे मान लो इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया तो आपने एक पोलराइजर को यूज किया। ठीक है, अब पोलराइजर में क्या, एक गत्ता है, उसके बीच में एक ऐसे आपने हो गैप छोड़ रखा है, तो जो इस लाइन में फिट होगा वो आगे निकल जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे।
ठीक है, वो क्या हो गया आपका पोलराइजर हो गया। यानी कि ये मान लो ये एक रे डायग्राम के बेस पे समझाता हूँ कि ये क्या है, एक लाइट के इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं जो हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करा कि पोलराइजर का यूज किया, ठीक है, तो लाइट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने रिस्ट कर दी कि सारी चीज रिस्ट हुई, बस इतना वेक्टर आपका जा रहा है, तो ये क्या हो गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई। ठीक है, अब एनालाइजर जो है, अगर आप देखो ये जो है ये ऐसे रखा हुआ है। अब एनालाइजर क्या है, वो आपने एक एंगल पे रख दिया, मतलब है पोलराइजर ही, बट उसको आपने थोड़ा सा रोटेट करके रख दिया। आपने क्या करा, थोड़ा सा रोटेट करके रख दिया, मतलब एक एंगल पे रख दिया, पर है एनालाइज पोलराइजर ही, आपने फिर दोबारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तब इसके आगे जो लाइट मिलेगी वो आपको डॉट मिलेगी, यानी कि आपने और रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, तो पोलराइजर जब फर्स्ट टाइम यूज किया जाता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हो लाइट को पोलराइज करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, दैट इज पोलराइजर। सेकेंड टाइम में जब आप पोलराइजर को यूज कर रहे हो एक एंगल पे, तो हम उसे पोलराइजर ना कह के क्या बोल रहे हैं, एनालाइजर बोल रहे हैं। ठीक है, और वो एक एंगल पे होता है। ठीक है, क्लियर। तो एक एंगल पे होता है, और ये एंगल जो होगा ये बेसिकली एंगल पे होगा, तो इससे इंटेंसिटी और डिक्रीज होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हुई बात सोनिया, दिव्यांशु, रचित। यस सर। हम्म, तो अब इसमें क्या है कि जब भी जैसे मान लो कि इसकी इंटेंसिटी आपको आई दे रखी है या आई नॉट दे रखी है, इनिशियल इंटेंसिटी, जब भी फर्स्ट टाइम पोलराइजर होगा तो उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और इसके बाद जो इंटेंसिटी होगी, इसके बाद जहाँ पे आई आपकी इंटेंसिटी है, ठीक है, अब ये तो पोलराइजर के बाद हुआ आई नॉट बाई 2, इसके बाद जो इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी एनालाइजर के बाद जो होगी वो डिपेंड करती है एंगल पे। इस पे डिपेंड करती है, एंगल पे डिपेंड करती है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्या डिपेंड करती है, कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करती है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो जो आई होगी, यहाँ पे जो आई मिलेगी वो प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, दैट इज इक्वल टू लगाओगे के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता किसके बराबर है, इंटेंसिटी के कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ से हमने निकाला। तो यानी कि आफ्टर एनालाइजर अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा, या आप ये कह दो कि जो आई है वो आई डैश कह लो या आई नोट कह लो, मैं कह रहा हूँ आई नोट की जगह पे आई नोट बाई 2 आ जाएगा। तो सिंपल बात ये है कि एनालाइजर के बाद जो इंटेंसिटी होगी वो आई इज इक्वल टू आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा होगा, या आई टू इज इक्वल टू आई वन कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये फॉर्मूला होगा। ये बात क्लियर है सभी को, सोनिया, रचित, क्लियर है ये बात, दिव्यांशु? तो अगर ये क्लियर है तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मॉलस। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मॉलस कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मॉलस। ठीक है, तो इसमें आप ये डायग्राम के बेस पे आप बना के रख सकते हैं, और एक स्टेटमेंट लिख लीजिए लॉ ऑफ मॉलस के अकॉर्डिंग। एक स्टेटमेंट, लॉ ऑफ मॉलस टॉपिक डाल लो और स्टेटमेंट लिखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मॉलस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मॉलस, व्हेन ए बीम ऑफ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये वाली, ठीक है, when a beam of completely plane polarized light, completely plane polarized light is incident on an analyzer, ठीक है, एनालाइजर मैंने बताया आपको, is incident on an analyzer, the resultant intensity of light, the resultant intensity of light transmitted from the analyzer, transmitted from the analyzer, transmitted from the analyzer varies directly as the, varies directly as the square of the cosine, varies directly as the square of the cosine
of the angle theta between the plane of between the plane of between the plane of transmission of between the plane of transmission of analyzer and polarizer, between the plane of analyzer एंड पोलराइजर। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ मॉलस। जहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगी बातें। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, देन हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे। 2 टॉपिक बचे हुए हैं, उनको करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बचा हुआ है, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 10 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मुश्किल से 4 चैप्टर बचे हैं, नवंबर की बात है, वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और कोई डाउट? और हाँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लीजिए, और बता दीजिए डन। जब हो जाए तो मेरे को बता दीजिएगा कि डन। डन, रचित डन, दिव्यांशु डन। Yes, sir, done. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, Good evening, sir. गुड इवनिंग।